उन्नीस 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? जनहित याचिका। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका अपील की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं। जनहित याचिका के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य समान अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भागवती प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भागवती थे। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 ईस्वी में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भागवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? किसी भी संसद के पास। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा उच्च सदन की संरचना से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक 31 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा निम्न सदन के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इसके पहले भी हो सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको 5 वर्ष कर दिया गया। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। वर्तमान में यह संख्या 31+1 CJI हो गई है। संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती है। फास्ट पोस्ट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फास्ट पोस्ट सिस्टम भारत में जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहाँ लगभग हर जगह फास्ट पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है। जैसे लोकसभा व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन प्रक्रिया में
एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में अपनाई जाती है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति रखवाते हैं। राष्ट्रपति। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है एवं यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. शनमुगम सेठी थे, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। अनुच्छेद 75(1) का राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी, H.D. देवेगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। P.V. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष यानी 329 दिनों तक यानी 1980 से 1989 तक चला था। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करवाना शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, जो इस प्रकार है। एक में है कि एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो। 2 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद। 3 में केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। आपराधिक मामले यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न आदि। इसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। दीवानी मामले इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे जमीन विवाद, वस्तु की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका दायर करता है। सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। सोवा रिगपा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है।
सोवा रिगपा शब्द का अर्थ उपचार का ज्ञान और यह भोटी भाषा से लिया गया। सोवा रिगपा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान है। सोवा रिगपा में इलाज के लिए शरीर और मन के विकास को महत्व दिया जाता है। सोवा रिगपा के अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद स्थापित है। सोवा रिगपा के संस्थाओं के लिए मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया। हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ती है। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि: अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी का 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 10 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? जुगनू। निम्नलिखित में से जुगनू भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में IIT कानपुर द्वारा बनाया गया है। भारत के कुछ प्रमुख भू-अस्थायी उपग्रह निम्न हैं: इनसैट, जीसैट, कल्पना 1, एंड्रूसैट, हेमसैट। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है, भाई बहन को। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। बिहार के अन्य लोक नाट्य: विदेशिया भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाया जाता है। जट जाटिन: यह केवल अविवाहितों द्वारा इस लोक नाटक में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। डोमकच: यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद व अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक नाटक का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हास्य, परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद को प्रदर्शित किया जाता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी था, जबकि डिजाइन उस्ताद ईसा ने बनाया था। शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अन्य तथ्य: शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। शाहजहां के काल में आए प्रमुख यात्री: फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवर्नियर। मनुची इटली का। पीटर मुंडी, इसने अकाल का वर्णन किया, इंग्लैंड का था। शाहजहां ने इनायत खां, जिन्होंने शाहजहांनामा लिखा को संरक्षण दिया। वसावन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे। इनका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें अकबर के समय का
सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। अब्दुस्समद अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्समद को श्री कलम की उपाधि एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य देश का निवासी था। बिंबिसार प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक राजगीर यानी कि राजगीर के निवासी थे। मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। इन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इनका उपनाम सैन्य था। अस्थायी सेना रखने के कारण अवंती राज्य के राजा चंड प्रद्योत जब पांडु रोग से बीमार हुए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत की सेवा में उज्जैन भेजा। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? यानी कि राज्य में विधान परिषद की संख्या राज्य की विधानसभा के संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। राज्यों में विधान परिषद की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद जहाँ हो और विधानसभा सम्मिलित होती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 का 3 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला परिषद आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़ी हो। वर्तमान के केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40 तथा महाराष्ट्र 78 में विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का दशमांश यानी कि 1/10 इनमें जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्वाचन के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 208 स्थान प्राप्त किए।
और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख समुदायों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी को बैठक में स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। अनुच्छेद 124 का 5 के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से भी की जा सकती है। यह प्रस्ताव यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव यदि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 यानी 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाए जाने का आदेश जारी करते हैं। अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? हाइड्रोजन गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका संकेत H तथा परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं अर्थात केवल एक प्रोटॉन होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी के निर्माण में द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में होते हैं। नाइट्रोजन गैस N2। नाइट्रोजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक 78% पाए जाते हैं। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है जो यूरिया में 46% तक पाई जाती है। जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधों से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग वायुयान के टायरों में भरा जाता है। क्रायोब्रैक एवं एक्स-सिटू संरक्षण में, नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने में काम आता है। अमोनिया के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है क्योंकि यह गैस जंतु जगत द्वारा श्वास के रूप में बाहर छोड़ी जाती है तथा पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 को ग्रहण कर जीवित रहते हैं। वायुमंडल में इसकी मात्रा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है तथा यह गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है। CO2 का जलीय घोल कार्बोनिक
अम्ल कहलाता है। मीथेन CH4 यह एल्केन श्रेणी यानी CnH2n+2 का प्रथम सदस्य होता है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि के मुख्य अवयव मीथेन गैस होती है। कोयले की खानों में मीथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अर्थात मीथेन को फायर डैम भी कहा जाता है। मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड का इमल्शन प्रकार है। इमल्शन में 32% फॉस्फोलिपिड होते हैं। कोलाइड विलयन। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इतना छोटा होता है कि यह पृथक रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी होते हैं। ये छानना विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइड के समान उदाहरण: द्रव और गैस, एरोसोल, कोहरा, बादल, कुआसा। ठोस गैस का कोलाइड, ठोस गैस का कोलाइड, एरोसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस द्रव का कोलाइड, फोम, शेविंग क्रीम। द्रव का कोलाइड, इमल्सन, दूध, फेस क्रीम। ठोस द्रव, सोल, मैग्नीशियम, मिल्क, कीचड़। गैस और ठोस का कोलाइड, ठोस द्रव का कोलाइड यानी कि सोल, मैग्नीशियम, मिल्क, कीचड़। द्रव ठोस का कोलाइड, जेल, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस का कोलाइड, ठोस सोल, रंगीन, रत्न, पत्थर, दूध या कांच। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। आयरन लोहा की परमाणु प्रतीक होता है Fe। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकेल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, फास्फोरस का P, आर्गन का Ar, आर्सेनिक का As, ब्रोमीन का Br, सिल्वर का Ag, आयोडीन का I, बेरियम का Ba, गोल्ड का Au, मरकरी का Hg, रेडॉन का Rn, पोलोनियम का Po। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन परमाणु एक 2s और तीन 2p कक्षों को मिलाकर 4 संकर कक्ष बनाता है। ये संकर कक्ष ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जल का अणुसूत्र H2O होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है अर्थात इसका pH मान 7 होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल के प्रकार: कठोर जल, हार्ड वाटर, यह साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता है। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। मृदु जल, सॉफ्ट वाटर, यह साबुन के साथ आसानी से फेन उत्पन्न करता है। यह जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होता है। जल की कठोरता: एक अस्थायी कठोरता, यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के
क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता, यह कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसे उबाल कर दूर कर ली जाती है। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? राजकुमार यानी फणीश्वर नाथ रेणु। ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा। धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा। रांगय राघव तूफानों के बीच। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्षण बोले कन मुस्काए। शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा। यानी कि छाती पर मूंग डालना, साथ रहकर परेशान करना, छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में पड़े को थोड़ी मदद, तिनके को पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी बनाना, दिन दूनी रात चौगुनी, खूब उन्नति होना, दूध का दूध पानी का पानी।